हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 की क्या इम्पोर्टेंस है और आर्टिकल 13 को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप ज़रूर इसे अच्छे से देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। देखो, फ्लो चार्ट बना लिया करो किसी भी टॉपिक से, उससे क्या होता है, कवर होता चला जाता है। तो आर्टिकल 13 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया, बहुत सारे फीचर डिस्कस किए हमने फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, रिट पिटीशन कैसे लगाई जा सकती है, सब शॉर्ट में डिस्कस किया था। इलोबरेटली अब आता चला जाएगा। अब आर्टिकल 13 की यहाँ पर बात हुई है। आर्टिकल 13 ये कहता है, कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है और इन डेरोगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली ये बताता है कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स को डिमिनिश करता है, तो वो लॉ क्या किया जाएगा, वाइड कर दिया जाएगा। उसको जो है यूज नहीं किया जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत के तुरंत नल एंड वॉइड कर देगी और उसका फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो यही आर्टिकल 13 ही है जो क्या कहता है कि आप किस तरह से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो चीजों का और किस तरह से उसको जुडिशरी में यूज किया जा सकता है, ठीक है। पीछे देखो, ये टॉपिक और कवर कर लो। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये थोड़ा सा छूट गया था मेरा। ये आप यहाँ से पहले, हमने इससे पहले फीचर्स देखे थे फंडामेंटल राइट्स के, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में किस तरह से स्टेट की डेफिनेशन है, फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 में क्या प्रोविजन है। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट की क्या परिभाषा होगी। देखो, स्टेट की डेफिनीशन जो है टाइम एंड कंटेक्स्ट के साथ चेंज होती रहती है। आप पॉलिटी में डिस्कस कर रहे हैं तो पॉलिटी में डिस्कशन का मतलब है कि स्टेट का क्या रोल है और किस चीज को हम स्टेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट 19 है, अब उस 19 को कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। अब इसको क्या किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन पर इतना लंबे समय तक बैन नहीं लगाया जा सकता। इतने लंबे समय तक आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि स्टेट की सिक्योरिटी और उसकी मोरलिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट इस चीज पर बैन नहीं लगा सकता। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या आ गया, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही इस तरह के लॉ बनाती है। तो आर्टिकल 12 जो है मेनली डिफाइन करता है स्टेट को कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज आएगी। जैसे पहली चीज, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है सेंट्रल लेवल पर, उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेट की लिस्ट में, स्टेट में जो छोटे स्टेट्स, मतलब स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारे प्रांत हैं, उन्हें स्टेट में बनाया गया। तो जियोग्राफिकली जो डिवाइड है उसकी डेफिनेशन में गवर्नमेंट आती है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव विंग्स आते हैं, किसकी, स्टेट की डेफिनेशन में। ऐसे ही लोकल अथॉरिटीज, जो लोकल अथॉरिटी होती है, म्युनिसिपालिटीज होती है, ये म्युनिसिपालिटी बहुत सारी चीजें डिस्कस करती है और इशू करती है। जैसे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं बहुत सारे स्टेट्स में म्युनिसिपालिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। अब म्युनिसिपालिटी कहते हैं कि इस सारे स्कूल में एक पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर रिलीजियन पर बैन है, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। जब इस तरह का वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का, तो उस केस में स्टेट की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है, तो इसलिए आप फंडामेंटल राइट पर बैन नहीं लगा सकते और ये जो है इस तरह के काम आप नहीं कर सकते। ऐसे ही पंचायत एक क्या है, लोकल अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देखने को मिलेंगे और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। अब स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी भी क्या आती हैं, स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। अब स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी क्या होता है, देखो स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। पार्लियामेंट जब कोई लॉ या फिर कोई बिल लेकर आती है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर आती है, जब वो बिल एक्ट बन जाता है
तो वो स्टैट्यूटरी एक्ट कहलाता है। अब जो नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कोई रूल बना दिया गया। जैसे आईटी एक्ट में बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कभी कभी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन ना लाकर कुछ रूल बना देती है ताकि वो एग्जीक्यूटिवली वर्क कर सके। जैसे नीति आयोग बनाया गया, सॉरी। तो नीति आयोग आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, तो ये नॉन स्टेट्यूटरी ऑर्गन हुआ। तो एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है, सुखदेव सिंह केस। सुखदेव सिंह केस। अब सुखदेव सिंह केस जो है 1975 में आया था, और 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इसमें कहीं ना कहीं एलआईसी में, ओएनजीसी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, पीएसयूज हैं, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। जब ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, अगर इनके द्वारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यह इस तरह से वाइडर कोनोटेशन होता है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस है। अब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या कहा कि जो है आपकी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन जो लॉ के थ्रू बनी है, उसको आप स्टेट की डेफिनेशन में कैलकुलेट करोगे। तो ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, अगर प्राइवेट बॉडी भी है और किसी तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 की कुछ चीजें आपको मैंने डिस्कस कर दी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हम्म अब देखते हैं आगे। आगे कह रहे हैं, आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, वो किसी तरह फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे राइट टू इक्वलिटी है। अब ये राइट टू इक्वलिटी किस में आता है, 14 में आता है। अब 14 में जो आर्टिकल इक्वलिटीज आता है, किसी तरह से ये इक्वलिटी का वायलेशन होता है। जैसे मंदिर में सभी को जाने का अधिकार है, अब कुछ कास्ट को, कुछ रिलीजन को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, और आपको जो है उसके मतलब आपके जो लॉ है उसको उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। इसी आर्टिकल से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। अगर आप जुडिशियल रिव्यू देखेंगे तो आर्टिकल 13 से ही आया। तो एनी लॉ, जो कोई भी लॉ है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, मतलब फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, तो उसे वाइड करार दे दिया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, मतलब इसी से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। कोर्ट किसी भी लॉ को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर किस में मिलती है, आर्टिकल 32 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। 13 जो है आपको जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, मगर रिट पिटीशन जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर आती है। जबकि ये चीज आप हाई कोर्ट के केस में देखेंगे तो हाई कोर्ट के केस में जुडिशियल रिव्यू की पावर 13 के अंदर तो मिलती है, मगर रिट पिटीशन जो है 226 मतलब 226 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर बात की गई कि किस तरह से परमानेंट लॉ और जो है टेम्परेरी लॉ जो है, अगर वो किसी तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। देखो यहाँ देखो, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, टेम्परेरी लॉ, ठीक है, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसे कस्टम आते हैं, ड्यूटीज आते हैं, इसमें आपको क्या है, आपको जो है नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। इसमें आप एक केस देख लो, जैसे आर्टिकल 17 है। अब आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि
किसी की तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, किसी के गिलास से पानी पी रहे हैं तो भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह के प्रोविज़न जो कस्टम है इस पर भी बैन लगाया जाता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाए, जिससे क्या हो कि वो चैलेंज ना हो कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस तरह से लाए जाएं ताकि जो है वो किसी भी तरह को फंडामेंटल राइट के वायलेशन ना करें। देखो यहाँ केशव नंदा भारती केस में क्या बताया गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर रेट पिटीशन के अंदर डायरेक्टली सुना जा सकता है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स सारे डिस्कस करने से पहले इन्होंने फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस बता दिए, मतलब बताने की कोशिश की है कि हम आगे ये सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। जैसे आर्टिकल 14 में क्या बताया गया, कोई लॉ और जो है लॉ से पहले इक्वलिटी होगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपके साथ प्रोहिबिशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 में ये बताया गया। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में आर्टिकल 16 में बताया गया। अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाएगा और इस तरह की प्रैक्टिस को एबॉलिश किया जाएगा, आर्टिकल 17 में बताया। और आर्टिकल 18 में क्या बताया कि टाइटल जो है अबॉलिश कर दिए जाएंगे सारे, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल छोड़कर। देखो पहले लोग क्या करते थे, टाइटल ले लेते थे, जैसे राजा का टाइटल ले लिया, जैसे साहब का टाइटल ले लिया, अरे ये हमारे साहब हैं, ये हमारे पिता हैं, तो इस तरह के टाइटल को अबॉलिश कर दिया जाएगा। आगे राइट टू फ्रीडम की बात की है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अब राइट टू फ्रीडम क्या है, आर्टिकल 19 में देखोगे 6 राइट आते हैं, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक, असेंबली, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, साथ में एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और रेजिडेंस और प्रोफेशनल। ठीक है, आप रेजिडेंस कहीं भी घर बना सकते हैं और कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 20 जो है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब आप दोष सिद्धि हो चुकी है उस रिस्पेक्ट में आपके पास क्या क्या राइट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, अब आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 तो आपको पता ही होना चाहिए, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 22 जो है अरेस्ट और डिटेंशन में किस तरह के प्रोटेक्शन होंगे, ये सब आपको हम एक एक चीज इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आर्टिकल 23 से 24 में क्या बताया गया है, एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ऐसे राइट्स जो एक्सप्लॉइटेशन से बचाएंगे। जैसे आर्टिकल 23 में बात की गई है जो ट्रैफिक, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनको ट्रैफिक करके विदेशों में ले जाया जाता है, माँ बहनों को, हमारे बच्चों को, तो उस तरह से उस पर प्रोहिबिशन लगाया गया है। फोर्स लेबर नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में नहीं कर सकते, आर्टिकल 24 में। ये देखेंगे कि किस तरह से 14 ईयर का पर्सन जो है किस तरह से हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, 14 से 18 ईयर के बीच का एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बच्चा जो है घर पर हेल्प कर सकता है। ऐसे ही आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के बारे में बात करते हैं 25 और 28, जिसमें बताया गया है 25 में कि आप अपने रिलीजन को कैसे प्रोफेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रोपोगेशन करेंगे। ऐसे ही 26 में अपने रिलीजन के फ्रीडम के अफेयर को कैसे मैनेज करेंगे। और ऐसे ही 27 में आप देखेंगे आर्टिकल 27 में कि जो पेमेंट है उसमें टैक्सेस नहीं लगाया जा सकता, फीस लगाई जा सकती है। ये सब हम देखेंगे। ठीक है, आगे क्या बात की गई है, आर्टिकल 28 की बात की गई है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन, मतलब किस, मान लो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा रही है, तो गवर्नमेंट जिस इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा रही है उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस वर्शिप नहीं की जा सकती, और उसमें क्या है, कोई कंपल्सन नहीं किया जा सकता कि आप इसमें जो है अटेंड करिए ही करिए। बच्चों को कभी कभी कंपल्सन किया जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कि ये प्रेयर हो रही है आपको अटेंड करना ही है, मगर बच्चा अगर एथीस्ट फैमिली से है तो वो मना कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही
आर्टिकल 29 से 30 तक कल्चरल और एजुकेशन राइट है, जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इलेबोरेटली देखेंगे किस तरह से तमिलनाडु में कोई हिंदी पर्सन है तो वो कल्चर को, लैंग्वेज को किस तरह से माइनॉरिटी के रूप में प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही जो माइनॉरिटीज हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और आर्टिकल 32 क्या कहता है, हमारी रेट पिटीशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकता है, किसके थ्रू, हबीस कार्पस के थ्रू, मेंडामस के, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी, क्यू वारंटो। ये सब चीजें आगे के लेक्चर में देखी जाएगी। आज हमने आर्टिकल 12 और 13 को बहुत अच्छे से डिस्कस